हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो एनसीईआरटी बेस्ड एसएसटी के जो मैं आज 17वां जो टेस्ट सीरीज लगवा रहा हूं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ होती है मेरे। हर वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के उन कॉन्सेप्ट उन टॉपिकों पर डिपेंड होता है जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं करवा रहा हूं, साथ के साथ टॉपिक भी, कंसेप्ट क्लियर, सब कुछ क्लियर करता चल रहा हूँ। चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, और प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं वो शेयर ना करके, लाइक ना करके, कमेंट में ये तो लिख देख लो भाई समझ में आया कुछ। ठीक है, क्योंकि मैं 101% कोशिश कर रहा हूँ पूरे कंसेप्ट से पढ़ाने की, पूरा पॉइंट वाइज करने की, उसको डीपली वाइज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हर क्वेश्चन को। क्योंकि भैया जब उसी क्वेश्चन में से लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए कि अब क्यों नहीं पूछे जा सकते, अब भी पूछे जा सकते हैं, तो वही क्वेश्चन आपके सामने उन्हीं टॉपिकों से लेकर आया हूं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है मेरे भाई, तो बता दिया करो कैसी है। पीडीएफ आपको मैं शेयर कर दूंगा, कल वाली डाल दी मैंने, और प्रॉपर तरीके से अमित सर जी के टेलीग्राम पर पड़ी हुई है सभी की सभी पीडीएफ से। जो ये आज की टेस्ट सीरीज है इसकी भी मैं डाल दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है मेरे भाई, तो कैसी लगी मेरी क्लास, किस प्रकार से चल रही है, और थोड़ा और बेसिक और डीप जाना चाहते हो, क्योंकि दिन अभी थोड़े और ज्यादा है। ठीक है, अभी डेट नहीं आई है। ठीक है, तो आप बता सकते हो मुझे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को मोस्ट इंपोर्टेंट के साथ। ठीक है, ये आप पर निर्भर है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, या फिर कमेंट में लिखना किस प्रकार की क्लास है। ठीक है मेरे भाई, तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ध्यानपूर्वक सुनोगे बिल्कुल, कंसेप्ट टॉपिक सब कुछ क्लियर करता चलूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, मेघना नदी, पहले 4-5 नदी है, फिर वंश के बारे में, फिर ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन है, फिर सिविक्स के क्वेश्चन, इस प्रकार से मैं करवाता आ रहा हूं। ठीक है, तो शुरू करो। मेघना नदी, जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, यह उत्पन्न होती है मणिपुर की पहाड़ियों से, पटकाई बूम पहाड़ियों से, मिजो पहाड़ियों से, नागा पहाड़ियों से। कुल मिलाकर ये है नॉर्थ ईस्टर्न है। नॉर्थ ईस्टर्न के आपके सभी पता होगी 7 स्टेट आते हैं। ठीक है, उसी तरफ ये है। तो मेघना नदी, अब मेघना नदी आपको तो दिखेगा नहीं क्योंकि मेरा फोटो आ रहा होगा, है ना। नहीं आ रहा तो थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको बराक, तो यहीं पर है मणिपुर। ठीक है, बराक के रूप में बराक और सूरमा नदी, जो दो नदी है, बराक नदी, एक मिनट में यहाँ पर देख लो आप, अगर आपको कुछ दिख रहा होगा थोड़ा बहुत तो दिख ही रहे हो। तो ये बराक जो है ना मणिपुर से निकलती है, मणिपुर की पहाड़ियों से आगे चल के सूरमा नदी इसमें मिल जाती है। ये पश्चिम की तरफ बहती है, पूर्व पश्चिम की तरफ, इधर की तरफ। ठीक है, जब ये दोनों नदी मिल जाती हैं तो फिर मेघना बनती है और दक्षिण की तरफ बहती है, जैसे मैंने लिखा भी हुआ है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर देखो, पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर पहाड़ियों से निकलती हुई बराक नदी और सूरमा नदी, दोनों की दोनों नदी पश्चिम की तरफ बहती है, फिर दक्षिण में मेघना नदी के रूप में बहती है। और कुल 946 किलोमीटर, जिसमें से 669 किलोमीटर बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश के भीतर बढ़ जाती है। ये आपको पता होनी चाहिए। मैप समझा दिया, कौन कौन सी नदी वो समझा दिए, कौन कौन सी किन पहाड़ियों से निकलता है वो आपको समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया ऐसी क्वेश्चन पूछा तरीके थे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा सा मेरा भी गला भी दिक्कत दे रहा हूँ, कोई दिक्कत ना हुआ छोड़ो। किशन गंगा एक सहायक नदी है। ये नदियां बहुत ही बार पूछी गई है मेरे भैया। राबी है, चिनाब की है, झेलम की है, वह से किसकी सहायक नदी है इनमें से। मैंने सभी प्रॉपर तरीके से हर एक नदी प्रॉपर तरीके से बताई हुई है आपको। ठीक है, नहीं बताया तो पढ़ लो भाई, मैंने बताया हुआ है। ठीक है ना, तो मैं अभी समझा दूंगा। तो किशन गंगा की पूछी है, झेलम नदी से निकलती है, सहायक नदी है, राइट साइड पे ये इन्वॉल्व होती है, मतलब सहायक देती है। तो मैं बता दूं, थोड़ा सा मैप में आपको बताने की कोशिश करूंगा आपको, पहले इसके पॉइंट पढ़ लूं। झेलम की सबसे बड़ी सहायक नदी किशन गंगा दाईं ओर मिलती है। ठीक है, ये है झेलम, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से ये किशन गंगा है। ठीक है, आप जैसे पीडीएफ डाउनलोड करोगे उसमें झूम करके देखोगे ना, प्रॉपर तरीके से समझा आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो वही है, सबसे बड़ी किशन गंगा दाएं तरफ से मिलती है, जैसे कि यहाँ से निकली झेलम और यहाँ से दाएं की तरफ, मतलब सीधे हाथ की तरफ से ये सहायक नदी बन जाती है, इसमें मिल जाती है। ठीक है, आगे चल के खुद ही जो है नदी है, आगे चल के सिंधु में मिल जाती है। झेलम पाकिस्तान में बारामूला के पास है, और उरी बांध, ये इंपॉर्टेंट है, जम्मू और कश्मीर राज्य के झेलम नदी पर निर्मित है। ये आपको पता होनी चाहिए, उरी बांध कई बार पूछा गया। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। नहीं है,
ये देखो, भीमा, डोनी, तेल, तुंगभद्रा। बहुत से ने अगर पढ़ भी लिए होगे, एक बार दिमाग में रिकॉर्ड दिए हो, तो तुंगभद्रा भी नदी है कोई, डोनी भी नदी है कोई, भीमा भी है, लेकिन तेल कौन सी नदी है? ये यहाँ पर तुरंत आंसर दे देगा, लेकिन मैं समझा देता हूँ अपने भाइयों को। ठीक है, जैसे कि कृष्ण नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से निकलती है कोयना, पंचकुत्रा, घाट प्रभा और मेघना, ये सभी की सभी कृष्ण नदी। फिर भीमा नदी मिल जाती है, दीदी मिल जाती है, हालिया, मूसी, मुनरू, और यहाँ पर तुंगभद्रा नदी सभी बह जाती है, लेकिन तेल का नदी नहीं आया, तेल नदी का नाम नहीं आया। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? ये सी, सहायक नदी नहीं है, और बाकी बाकी की बाकी सहायक नदी है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ना, इसमें बेसिक भी है, क्या पता रिपीटेड क्वेश्चन आ जाए। महानदी रिवर का मैंने बेसिक बता रखा है यहाँ पर। अच्छा, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। सिंपल है, सारे के सारे प्रयाग मैंने आपको बताए हुए, फिर बता दूंगा। ठीक है, भागीरथी, अलकनंदा, सरयू, मंदाकिनी। मुझे तो पता है रुद्रप्रयाग का नाम आते ही, ठीक है, मंदाकिनी बहती है केदारनाथ और रुद्रप्रयाग बीच में, तो मंदाकिनी नदी, ये मंदाकिनी नदी होती है, रुद्रप्रयाग के मध्य में बहती है। मैं बता देता हूँ मैप के अंदर। केदारनाथ आपका ये रहा, ठीक है, केदारनाथ से मंदाकिनी, और रुद्रप्रयाग ये रहा। ठीक है, तो केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी है, वो आपको पूछा है, मंदाकिनी। ठीक है, देवप्रयाग ये रहा। ठीक है, भागीरथी नदी, गंगा, भागीरथी नदी। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ से विष्णु प्रयाग बनता है, बद्रीनाथ, यहाँ से धौली गंगा आती है, विष्णु प्रयाग, अलकनंदा, आगे चलते फिर नंद प्रयाग बन जाता है, और आगे चलती है कर्ण प्रयाग बन जाती है, जो पिंडार नदी होती है। पिंडार नदी मिलती है जब अलकनंदा, पिंडारा, कर्ण, और नंदकिनी, नंदाकिनी क्या कहलाती है, एक मिनट रुके, थोड़ी सी मेरे को, नंद प्रयाग। ठीक है, अलकनंदा, नंदाकिनी, नंद प्रयाग हो गया, विष्णु प्रयाग आपके धौली गंगा, अलकनंदा के साथ। तो सारे के सारे प्रयाग कंप्लीट आपके सामने है, जो कि मैंने बता दिए हैं। ठीक है मेरे भाई, कौन सी नदी कहाँ से किस प्रकार से, पहले भी बता चुका हूँ, गंगा, गंगोत्री से, यमुना, यमुनोत्री से, सभी बताई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मूसी तथा भीमा, अभी करवाया मैंने, नदी किसकी सहायक नदी है? सिंपल है, कृष्णा नदी की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके कई और कुछ पूछा गया क्वेश्चन है, देख सकते हो आप। ठीक है, क्या पता वहां से उठा करके आपके सीटेट में गिर दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? इन कमेंट में मुझे बताना। सारी सारी योजनाएं मैंने आपको करवा रखी बारी की बार। ठीक है, मैं बता दूं, महालनोबिस योजना भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 है। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा प्रस्तुत थी। इस योजना ने निवेश वस्तुओं को प्राथमिकता दी। ठीक है, क्योंकि वे भारत को आगे, मतलब जीडीपी लगा लो, आर्थिक लगा लो, विकास में महत्वपूर्ण योजना निभाई थी। 1956 से 61 दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। भगवान बुद्ध की, अब सिंपल है, भगवान बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना आप है। उनका संबंध शाक्यगण से था, क्या ये शाक्यगण से थे? उन्होंने कुशीनगर में आत्मज्ञान प्राप्त किया था, क्या ये सही है? बुद्ध के जीवन का अंत बोधगया में हुआ। कौन सा राइट आंसर है इसमें से, कौन सा लगा आपको? तो यहाँ पर दो तो गलत हो जाते हैं तुरंत, जिसने भी बौद्ध बौद्ध पढ़ा है मेरे से। तो ए इज द राइट आंसर हो जाता, शाक्यगण के थे। ओनली वन इज द राइट आंसर, आप सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, बौद्ध एक छोटे गण से संबंधित जिसको सांख्य गण के रूप में जाना जाता था, वह एक क्षत्रिय थे उससे पहले। ठीक है, उन्होंने अनुभूति के लिए अपना मार्ग स्वयं खोजने की कोशिश करी, और उन्हें मिला। बिहार के बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे अनेक दिनों तक ध्यान लगाया, और उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्त हुई। ठीक है, उसके बाद उन्हें बुद्ध या प्रज्ञ के रूप में जाना गया। इसके बाद वे वाराणसी के पास सारनाथ में गए, जहाँ पर उन्होंने पहले उपदेश दिया। ठीक है, कुशीनगर में अपने निधन होने तक उन्होंने अपने शेष जीवन पैदल यात्रा करने में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने उपदेश बांटने में, जो भी उनको मिले तो ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो सभी बांटने में बिताया था। सभी चीजें मैं ऑलरेडी ही आपको बता चुका हूं पहले भी, आज फिर रिवीजन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेख करता है। इंपोर्टेंट है, सिंपल है, बौद्ध के नियमों का। ठीक है, एक पुस्तक है, ग्रंथ है, किसकी? बौद्ध की। ठीक है, बौद्धिज्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बौद्ध संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख सूत पीठक में किया गया है। बिल्कुल गलत है, अभी विनय पिटक बताया मैंने। पुरुष और महिला दोनों के अलग अलग शाखाएं भी थी, ये राइट आंसर है। बिल्कुल, सेकंड सेकंड इज द राइट आंसर। ओनली टू कहां पर? बी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सभी पहले बता दी, मैं फिर बता दूंगा मेरे भाई।
टेंशन मत लो। महावीर और बुद्ध दोनों ने ही यह महसूस किया कि जो लोग अपने घर का त्याग कर देते हैं, जो लोग घर छोड़ देते हैं, जो अकेला मतलब अपने आप अकेले रास्ते पे चल देते हैं, ठीक है, किसी की नॉलेज प्राप्त, जैसे कि इन्होंने बौद्ध जी ने किया, महावीर जी ने किया, दोनों ने, ठीक है, ये ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, घर का परित्याग करके। उन्होंने उनके लिए संघ में एक साथ ही रहने की व्यवस्था की, और जो घर को त्याग कर देते उनके लिए बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों के विनय पीटक नाम की एक पुस्तक है, जैसे मैंने बताया आपको। इससे हमें पता चलता है कि पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग शाखाएं थी। सभी पुरुष संघ में शामिल हो सकते थे, हालांकि बच्चे अपने माता पिता से ऑर्डर लेते थे, महिला को अपने पति से ऑर्डर अनुमति लेनी पड़ती थी। ये सभी इनके अपने अपने नियम थे, अपने, ठीक है, बुद्ध जी का जैन के, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैन और बौद्ध भिक्षु और भिक्षुओं के लिए आरंभिक विहार बने होते थे, ये सभी को पता हुई लकड़ी से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, निशान लगा कर लेना इसको रिवीजन के तौर पर। ये मैंने लिखा हुआ है, आप प्रॉपर तरीके से लकड़ी से विहार बने होते थे। भिक्खु और भिक्षुणी उनके लिए फूड, क्लोथिंग, मेडिसन, मॉन्क्स एंड नन के अंदर, जो मॉन्क्स और नन्स होते हैं ना, उनके लिए भिक्खु और भिक्षुणियां इनको प्रॉपर तरीके से देते थे, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। मौर्य काल के महत्वपूर्ण शहरों के बारे में निम्नलिखित आधार पर विचार करें। मौर्य काल की बात कर रहा हूँ, तक्षशिला उत्तर पश्चिम की ओर द्वार था, उज्जैन उत्तर से दक्षिण भारत के मार्ग पर स्थित था। यह दोनों ही राइट आंसर, ठीक है, दोनों के दोनों। मैं बता देता हूं इसमें, यहाँ पर आपका तक्षशिला है और यहाँ पर उज्जैन है, ठीक है, सॉरी उज्जैन यहाँ पर है, तो दोनों के दोनों राइट आंसर हो जाता है। मौर्य साम्राज्य अनेक नगर थे, इसकी राजधानी जी थी पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन। तक्षशिला मध्य एशिया, जैसे अभी बताया, तक्षशिला उत्तर पश्चिम का प्रवेश, देखो तक्षशिला जो है उत्तर पश्चिम के प्रवेश द्वार, जबकि उज्जैन उत्तर से दक्षिण भारत के मार्ग पर स्थित था, उत्तर से दक्षिण भारत के मार्ग, ठीक है मेरे भाई। पॉइंट वाइज हर क्लियर करता हूँ, हर चीज वो क्लियर कर रहा हूँ अपने भाइयों के लिए, ठीक है, दोनों ठीक। इन शहरों में संभावित व्यापार अधिकारी शिल्पकार रहते थे, प्रॉपर तरीके से आपको पता होना चाहिए, इनका नियंत्रण नहीं होता था, इनके अपने अपने शासक होते थे अपने अपनी जगह पर, ठीक है, लेकिन राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन शामिल थी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर ही डिपेंड है। मौर्य प्रशासन, सुनो एक मिनट रुके, हाँ, मौर्य प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। देखो अभी बताया मैंने, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला सम्राट के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। क्या नियंत्रण है मैंने बताया, ये तो राजधानी थी, ठीक है, कभी कभी अपने अपने टाइम पर राजधानी बनी है, ठीक है, मौर्य साम्राज्य की, मौर्य वंश के अंतर्गत, ठीक है। तो पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला सम्राट के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे, बिल्कुल गलत है। कर जमा करने के लिए अधिकारियों के लिए नियुक्त किया गया, बिल्कुल राइट है। वन क्षेत्रों में रहने वाले लोग कम्बोक स्वतंत्र थे, बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर दो राइट हो जाते हैं, एक गलत हो जाता है। सेकंड एंड टू, थर्ड सॉरी, दोनों के दोनों राइट है, लेकिन यहाँ पर जो बी है वो ऑप्शन में फिट बैठ रहा है एकदम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं, मौर्य साम्राज्य बहुत विशाल था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था, जैसे मैं बता रहा हूँ। पाटलिपुत्र के आसपास के क्षेत्र पर उसका अपना नियंत्रण था, जैसे अदर जो मैंने स्टेट के नाम लिए या फिर जिलों के या जनपद के नाम लिए, उन पर अलग अलग शासन था, ठीक है, अलग अलग शासक का। इसका अर्थ यह है कि अधिकारी को किसानों, पशुपालक, शिल्पियों और व्यापारियों के करों को इकट्ठा करने के लिए नियुक्त किया गया था, जो इस क्षेत्र के गांवों पर, कस्बों में रहते थे, ठीक है। और निश्चित रूप से सम्राट शाही परिवार के सदस्य वरिष्ठ मंत्रियों की मदद उन पर सभी पर नजर रखते थे, ये भी आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा और मैं बता दूं, जो मैंने कम्बोक्स की बात करी है, मैंने लिख भी रखा है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले कम्बोक्स स्वतंत्र थे, लेकिन मौर्य अधिकारी को उपहार के तौर पर हाथी, लकड़ी, शहद, मोम प्रदान करने के किए जाने की संभावना रही होगी उस समय, इसलिए स्वतंत्र थे, काफी अधिक मात्रा में गिफ्ट करते थे होंगे, ठीक है, राजा को। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, औषधि के रूप में किसी प्रकार फूड लाना उनके लिए, ठीक है, तो इसलिए स्वतंत्र हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट भाई, मैग्नेटिज्म के बारे में बहुत क्वेश्चन आए। मैग्नेटिज्म के बारे में क्या सच है? मैग्नेटिज्म एक राजदूत था, बिल्कुल, जिसे सेल्यूकस निकेटर नाम के पश्चिमी एशियाई यूनानी शासक ने भेजा था, बिल्कुल। उसे अशोक के दरबार में भेजा गया था, बिल्कुल गलत, चंद्रगुप्त के दरबार में आई तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता एक केवल, ठीक है मेरे भाई। मैं थोड़ा इनके बारे में लेकर आया हूँ, जिसे मैं पढ़ देता हूँ। मैग्नेटिज्म एक राजदूत थे,
पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। मैग्नेटिक ने खुद ने देखा है उसके बारे में, मतलब चंद्रगुप्त का दरबार, चंद्रगुप्त का राज प्रॉपर तरीके से अपने पुस्तक में लिखा है। ठीक है, जिन अवसरों पर सम्राट सार्वजनिक रूप से सामने आते हैं उन्हें भव्य राजकीय जुलूसों के साथ मनाया जाता था, अपनी पुस्तक में लिखे ये। वह एक सुनहरी पालकी में चलता है, उसके रक्षक सोने और चांदी से सजे हाथियों की सवारी करते हैं। कुछ रक्षक ऐसे पेड़ों को लेकर चलते हैं जिन पर जीवित पक्षी होते हैं, जिन्हें प्रशिक्षित तोते का झुंड भी शामिल होता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ घेरा बनाकर चलते होंगे। क्या सीन, क्या इमेजिन करो आप, ठीक है, किस प्रकार से वहां पर राजा निकलते थे। मैग्नेटिज के संबंध के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभी मैंने बताया आपको, वह यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया दूत है, एक राइट। मैग्नेटिज के अनुसार मौर्य राजा सामान्य रूप से सशस्त्र महिलाओं से घिरा होता था, ये भी राइट है। मैग्नेटिज के अनुसार राजा का महल लकड़ी से बना होता और पत्थर की नक्काशी से सजा गया होता, ये बिल्कुल ऑल द अबव इज द राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर मैंने कई बार बताने की कोशिश की है आप सभी को, ठीक है, यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाता है आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बात करूं, आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं मैं। क्वेश्चन क्या, मैं बता दूंगा अशोक के बारे में क्या सत्य है इनमें से। वह बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित था, बिल्कुल, अशोक के बारे में काफी जिक्र किया है। उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद धम्म का पालन करने का फैसला किया, बिल्कुल राइट है। अशोक पहला शासक था जिसने शिलालेख के माध्यम से लोगों को अपने तक पहुंचाने की कोशिश की, राइट आंसर है तीनों को तीनों, डी इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। 1, 2 एंड 3 तीनों के तीनों राइट आंसर हो जाते हैं, अशोक के बारे में सत्य है, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया क्योंकि उसमें मोशिश तथा सोलोमन जैसे गुण विद्वान थे। वो कौन सा सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान था, तो अलाउद्दीन खिलजी खुद था। ठीक है, वही है बाजार नियंत्रण प्रणाली वाला। ठीक है, मैंने कई बार बताया इसके बारे में। तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अश्वमेध यज्ञ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस यज्ञ का आयोजन करने वाले राजा को बहुत शक्तिशाली माना जाता था, बिल्कुल। शूद्रों को इस अनुष्ठान में बाहर रखा जाता था, बिल्कुल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है दोनों के दोनों। ठीक है, इंपोर्टेंट है। जब असममेघ युग हुआ, प्रॉपर तरीके से समझाया हुआ है, मैंने लिखा भी हुआ है कि असममेघ जब घोड़ा वाला युग होता था तो यज्ञ होता था, इसको अनुष्ठान या फिर यज्ञ कहते हैं, कथावाचक जो होती है, जिसमें एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से खुला जोड़ छोड़ दिया जाता था और घोड़ा राजा के लोगों द्वारा संरक्षित होता था। यदि घोड़ा अन्य राजाओं के राज्य में होकर गुजरता था, अगर किसी ने रोक दिया तो उसको युद्ध करना पड़ता था, किसी ने नहीं रोका तो उस इलाके पर उस राजा का जहाँ पर ये यज्ञ हो रहा था तो उसका प्रॉपर तरीके से उस क्षेत्र पर नियंत्रित हो जाता था। इसका मतलब मेन मुद्दा ये होता अश्वमेध होना, ठीक है, घोड़े वाला यज्ञ होना। ठीक है, तो ये सभी चीजें मैंने लिख भी रखा है प्रॉपर तरीके से, आप यहाँ देख सकते हो, अश्वमेध यज्ञ, घोड़े वाला यज्ञ। ठीक है, तो सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से डीपली वाइज मेरे भाई बहुत बढ़िया तरीके से समझाता रहूंगा। मेरे चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कमेंट में तो लिख देखो कम से कम, क्या बढ़िया क्लास है। ठीक है, हर पॉइंट को मैं प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, क्या पता यहीं से क्वेश्चन उठ जा। ठीक है, तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी पर ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, आर्टिकल समझना था प्रॉपर तरीके से 2-4 क्लास में निपटा दूंगा। ठीक है, तो विदा लूंगा, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत।